हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बांग्लादेश। आज मैं आपको बताऊँगा बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश क्या है। तो अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर बजा दें, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोज़ नॉलेज वाले जो हैं वो इंस्टेंट मिल जाएंगे। नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत देरी से आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए अपन अपना वीडियो आज शुरू करते हैं। तो देखिए आप, ये है आपका बांग्लादेश, जो कि 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ये आता था और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये आता था। पर 71 के अंदर ये बांग्लादेश बन गया। अब क्या हुआ, आप ये देखो कि बांग्लादेश जो है ना, ये एक टाइम तक जूट का नंबर 1 प्रोड्यूसर था दुनिया का। जूट का नंबर 1 प्रोड्यूसर था और इसको रिप्लेस अब किसने कर दिया है? इसको अब रिप्लेस कर दिया है हमारे इंडिया ने। इंडिया अब नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, तो पर अभी भी यहाँ पे जूट बहुत ही भारी मात्रा के अंदर उगता है या होता है। यहाँ पे जूट अभी भी बहुत भारी मात्रा के अंदर होता है। जूट क्या होता है? जूट आपने देखा है, बोरा होता है, एक बोरा, जैसे अपने गेहूं का बोरा होता है, इसके अंदर गेहूं भर के आता है, वो बोरा देखा है आपने? वो बोरा होता है दरअसल जूट, जिससे कि बोरे वगैरह बनते हैं। कई लोग जो होते हैं वो अपने घर के अंदर बाहर पायदान के रूप में भी बोरे को लगा देते हैं कि भाई पैर गंदे हों तो उससे पहुँच करके आ जाओ। तो वो होता है दरअसल जूट। जूट की रस्सी भी होती है, बहुत मजबूत होती है जूट की रस्सी। तो जूट जो होता है ना, वो बांग्लादेश में बहुत अच्छा होता है। अब क्या हुआ कि 1971 के अंदर, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना वो गौर से सुनना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़रूरी है और ये आता ही आता है। तो 1971 के अंदर ये बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश के अंदर और क्या चीज़ें हैं, आप ये देखो कि बांग्लादेश के अंदर एक जगह है ढाका के बिल्कुल पास के अंदर, कोई 2-5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही है नारायणगंज। नारायणगंज एक जगह है जहाँ पर जूट अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? इंटरनेशनल जूट अनुसंधान केंद्र है नारायणगंज, बांग्लादेश के अंदर। ये एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। यहाँ पर एक जगह है चटगांव। ये इसका सबसे बड़ा पोर्ट है, या बंदरगाह है। आई बात समझ के अंदर? तो नारायणगंज जो है वहाँ पर है इंटरनेशनल जूट अनुसंधान केंद्र, यानी रिसर्च सेंटर। इंटरनेशनल जूट रिसर्च सेंटर बोलो या हिंदी के अंदर बोलो जूट अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, एक ही बात है। ये वहाँ पर है। इसके अलावा आप ये देखो, चटगांव जो है इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अब अपन कुछ पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं वापस। आप ये देखिए, 71 के पहले ये था ईस्ट पाकिस्तान। क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। अब हुआ क्या था दरअसल कि पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश जो थे वो एक ही थे। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान मुजीबुर रहमान एक इनके बहुत बड़े लीडर थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थे।
पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन इलेक्शन हुए 1971 के अंदर, ये सीधे यहाँ से उड़े और लाहौर के अंदर पहुँच गए। शेख मुजीबुर रहमान सर को बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तानी थे वो उस समय कहते थे कि जो हम पंजाबी पाकिस्तानी हैं ना, यही असली पाकिस्तानी हैं, ये बंगाली लोग असली पाकिस्तानी नहीं हैं। पर कायदा ये होता है कि चुनाव जो जीतता है प्रधानमंत्री वही बनता है, तो वहाँ की आर्मी ने इनको जेल के अंदर डाल दिया। जैसे ही जेल के अंदर डाला तो बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ विद्रोह शुरू हो गया। पाकिस्तान की जो आर्मी थी, वो पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ के ऊपर लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो ये कहते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तानी हैं इनका डीएनए ही ख़राब है और ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते हैं। अगर इनको पाकिस्तानी बनाना है तो इनकी जो औरतें हैं उनके जो आदमी हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के होने चाहिए। अब वो तो इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं। वहाँ की आर्मी ने 3 लाख फीमेल्स का रेप कर दिया कि बोले अगर रेप होंगे तो इनसे जो बच्चे होंगे वो ही असली पाकिस्तानी कहलाएंगे, ये बंगालियों का तो डीएनए ही खराब है। इस बीच में क्या हुआ कि जितने भी ये बांग्लादेश के लोग थे या ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये भाग के इंडिया में आने लगे। तो उस वक्त इंडिया की भी कंडीशन खाने के मामले में इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतने सारे शरणार्थियों को खाना खिला सके या अपने यहाँ पे रख सके। तब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम के एक बहुत कमाल के इंसान थे जिनका नाम था सैम मानेकशॉ। इनको अपने ऑफिस में मैडम इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होती थी इंडिया की, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर इनको बुलाया और इनको बोला कि लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि कभी भी अपने को पाकिस्तान पे अटैक करना पड़ सकता है। और अपनी तीनों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को रेडी रखना, कभी भी हम इन पे अटैक कर सकते हैं क्योंकि स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उस वक़्त क्या हुआ था कि बांग्लादेशियों के अंदर या ईस्ट पाकिस्तानियों के अंदर अपने आप को आज़ाद करने का एक जुनून पैदा हो गया। तो उन्होंने अपनी एक सेना बना ली जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। सेना बना ली जिसको कि इंडिया वालों ने ट्रेनिंग दी, और मुक्ति वाहिनियों ने जैसे ही पाकिस्तानी अंदर घुसे उनको, या आर्मी वाले जैसे ही यहाँ घुसे उनको ठोकना शुरू कर दिया, उनको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे आर्मी और इंडियन आर्मी भी जब यहाँ पे घुस चुकी थी और यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी की हालत ख़राब होने लग गई थी, तो पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि अब अपने को अपनी नेवी का इस्तेमाल लेना होगा, और वो अपनी नेवी को यहाँ से बांग्लादेश भेजने लगे। पर वहाँ पर क्या हुआ कि अपनी इंडियन नेवी ने यहाँ पर इस जगह पर खड़ा कर दिया INS विक्रांत। खड़ा कर दिया। अच्छा, विक्रांत एक उस वक्त बहुत बड़ा जहाज़ था, वो बहुत ही कमाल का जहाज़ था, आज भी है INS विक्रांत, और INS विराट 2 हैं, पर INS विक्रांत को इन्होंने यहाँ पे खड़ा करके रखा था। तो वो यहाँ की इसकी पाकिस्तान की नेवी को मार रहा था, बुरी तरह से मार रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये INS जो अपन लिखते हैं ना, INS, इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप।
इंडियन नेवल शिप नाम होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर पाकिस्तान का होता है पीएनएस, यानी पाकिस्तान नेवल शिप, ठीक है। ऐसे ही होता है सीएनएस, यानी चाइना नेवल शिप। तो ये लिखना ज़रूरी होता है। तो अपना विक्रांत था इंडिया का, तो आईएनएस होता है। तो वो विक्रांत जो था यहाँ पर, उसने इनको ठोकना शुरू किया। अब जब उनको ठोकना शुरू किया ना इन्होंने, तो पाकिस्तान के पास के अंदर दरअसल एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। तो उसने यहाँ से अपनी पीएनएस गाजी रवाना करी। तो और उसको पता था कि वो गाजी इतनी लेटेस्ट है कि उसका जवाब विक्रांत के पास के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। जब विक्रांत के पास में नहीं था तो विक्रांत को क्या किया इन लोगों ने, विक्रांत को इन्होंने यहाँ पे अंडमान के यहाँ पे छिपा दिया। और गाजी जब यहाँ पर आई गई तो उन्होंने विक्रांत को वहाँ से हटा लिया। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी या वहाँ की जो अपने डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक अफवाह उड़ाई कि आईएनएस विक्रांत जो है ना, वो विशाखापट्टनम के अंदर खाना लेने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल लेने के लिए आ रहा है, जो कि लड़ाई के अंदर काम में आने वाली है। तो इस गाजी को ये लगा कि अगर हम इसको विशाखापट्टनम के अंदर ही जाकर के मार दें तो अपना काम बड़ा आसान हो जाएगा। पर ये तो एक ट्रैप था। ट्रैप कैसे था? क्योंकि जो विशाखापट्टनम है ना, यहाँ पर बैठा हुआ था आईएनएस राजपूत। अच्छा, आईएनएस राजपूत था ना, इसकी भी मोटर कुछ गड़बड़ खराब ही थी, ये चल नहीं सकता। तो उसको ऊपर ही जिम्मेदारी थी इसको मारने की, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो आईएनएस गाजी विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा और राजपूत ने इसको मार दिया। अच्छा, उस वक्त क्या था, सैटेलाइट नहीं थी, सैटेलाइट्स बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो ये जो अपन ने जो विक्रांत को यहाँ पे छुपाया ना, तो वो पाकिस्तान को पता नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त सैटेलाइट्स होती नहीं थी। तो जैसे ही गाजी को यहाँ पे मारा राजपूत ने, तो अमेरिका बिलबिला गया। अमेरिका क्यों बिलबिला गया? क्योंकि ये जो गाजी था ये अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, तो अमेरिका बिलबिला गया। अब जब आप ये देखिए कि भाई, ना तो समुद्र से इंडिया के ऊपर पार पाया जा रहा था, ना आर्मी से पार जा रहा था पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान क्या हो चुका था, बुरी तरह फंस चुका था यहाँ पर। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि बोले अपन जो है ना, इनके ऊपर एयरफोर्स से हमला करते हैं, एयरफोर्स से। तो अमेरिका ने दरअसल उनको क्या दिया था, जेट दिए थे उस वक़्त, जिनका नाम था सीवर जेट दिए थे पाकिस्तान को। किसने दिए थे? यूएसए ने सीवर जेट दिए थे, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा, वो भी बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस थे, जो कि इंडिया के पास ऐसे नहीं थे। तो क्या होता था कि वो लोग जब सीवर जेट लेके आए ना, तो सीवर जेट ने इंडिया के जो एयरफोर्स थी उसको मारना शुरू किया। तो इंडिया वालों ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया कि बोले अपन एक काम करते हैं, ये एक सीवर जेट लाते हैं ना, अपन इनके ऊपर 2 अपने इंडियन जेट छोड़ो। तो ये सीवर जेट जैसे ही यहाँ पे लेके आते हैं ना, तो इंडिया वाले एक अपना जेट ऊपर छोड़ते, एक जेट नीचे छोड़ते, तो इसको बीच के अंदर फंसा देते और यहाँ से मिसाइल, और इसको यहाँ पे फंसा करके ऊपर से मिसाइल मारते, तो ये सीवर जेट इनका ख़त्म हो जाता था। तो ये दिमाग लगाया कि एक सीवर जेट के ऊपर 2 इंडियन जेट प्लेन्स हमला करेंगे।
और उस वक्त भी तो चीवर जेट जो थे ना, वो उनकी तादाद इंडियन जेट के मुकाबले कम थी, क्योंकि ये गिफ्टेड थे और इंडिया के पास में खुद के थे। तो जब सीवर जेट, अब तीनों ही जगह से, आप ये देखो, तीनों जगह से पाकिस्तान मात खा गया था। अब पाकिस्तान के पास एक ही इलाज था कि भैया, अब अमेरिका को से फ़ोन गया कि साहब, कि भैया आप तो जो है वो हमारी मदद करो, ठीक है। तो अमेरिका बोला कि भैया मदद तो हम करेंगे, पर उसमें टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम तो आपको अपना देखना ही पड़ेगा। कि पाकिस्तान ने भी एक दिमाग लगाया। पाकिस्तान ने दरअसल राजस्थान के थ्रू हमला शुरू किया। राजस्थान के थ्रू हमला शुरू किया। तो राजस्थान में जब हमला शुरू किया ना, तो राजस्थान के ऊपर पोस्ट पे दरअसल इंडिया वालों ने अपनी आर्मी इधर, यहाँ पर नहीं लगा रखी थी। इंडिया वालों ने अपनी सारी आर्मी इधर लगा रखी थी, तो ये एरिया खाली था। तो जब ये एरिया खाली था ना, तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि क्यों ना इधर से हमला किया जाए, वेस्ट की तरफ से। तो राजस्थान के अंदर दरअसल एक जगह है जिसका नाम है लोंगेवाला। 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 अब मैं आपको बताता हूँ लोंगेवाला क्या है। आपने पिक्चर देखी होगी, एक बॉर्डर, जिसमें गाना है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो वो जो पिक्चर थी ना, वो 71 की लड़ाई की थी, और वो लोंगेवाला पोस्ट ही थी। और लोंगेवाले पोस्ट के अंदर सनी देओल ने जिन इंसान का रोल निभाया ना, उनका नाम था मेजर चांदपुरी। मेजर चांदपुरी, क्या कमाल के ब्रेव इंसान, क्या कमाल के मेजर। मतलब अगर उनकी दास्तान सुनोगे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे, अभी भी रोंगटे उनका नाम लेके। सैम मानिकशॉ, ऐसे लोगों का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुंह से निकलता है भारत माता की जय। तो आप ये देखो, जब हमला हुआ तब यहाँ लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर केवल 120 सोल्जर थे इंडिया के। पाकिस्तान के पास में 6000 सोल्जर थे। अब 6000 ज़्यादा हैं या 120? तो इन्होंने बोला कि भैया तुम जगह खाली कर दो। पर मेजर जो चांदपुरी थे, उन्होंने वहाँ पे दिल्ली फ़ोन लगाया और बोला कि हमारे पास सोल्जर कम है, क्या करना है। तो दिल्ली से इनको ऑर्डर आया कि भैया वो जगह खाली कर दो, क्योंकि अपने पास सोल्जर कम है, अपन बाद में निपटा लेंगे। पर आपको पता है ना सिखों का तो क्या है, ये तो 1.25 लाख नू, वो वाली क्या कहावत है, ये 1.25 लाख, एक सिख जो है ना, वो 1.25 लाख के ऊपर भारी है। तो और मेजर चांदपुरी जैसा इंसान वो पोस्ट छोड़ देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, हम तो इनसे लड़ेंगे। और आप ये देखो, उस लड़ाई के अंदर पूरी रात इन लोगों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मारा। और सुबह, जैसे ही सुबह हुई, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे हमला किया और पूरे इनके जो 6000 सोल्जर थे उनकी हालत बिगाड़ दी इन लोगों ने। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भैया अब तो यहाँ पे दाल गलनी है नहीं, तो इन्होंने अमेरिका को वापस फ़ोन घुमाया कि बोले अमेरिका साहब क्या हुआ, आप कब आ रहे हो। तो अमेरिका ने इनके आगे एक शर्त रखी। इन्होंने शर्त क्या रखी कि साहब हमको तो बेस कैंप चाहिए। याद करो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि श्रीलंका से लिट्टे के चक्कर में बेस कैंप अमेरिका को नहीं मिला, नेपाल में चाइना ने नहीं लेने दिया। तो अब पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनको, तो उन्होंने बोला आपको जो बेस कैंप लेना है आप लो। तो इन्होंने क्या किया कि भैया ये POK जो है ना, यहाँ पर इनको बेस कैंप दे दिया, गिलगित के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बोले आपको जो करना है आप करो, पर हमको इंडिया से बचाओ और हमको हमारा ईस्ट पाकिस्तान खोने से बचाओ। अब उस वक़्त क्या हुआ, मैं आपको दूसरे मैप के अंदर लेके चलता हूँ। अब आप देखिए वर्ल्ड मैप में, अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपनी नेवी को भेजा यहाँ से। अमेरिका ने अपनी नेवी को यहाँ से भेजा। इसके साथ के अंदर ये ब्रिटेन भी था। अब आप ये देखो, ब्रिटेन ने 47 में तो आज़ाद किया था, पर उसके बाद भी इनकी खुजली नहीं गई, ये फिर आ गए। तो उस वक़्त अमेरिका के पास जो था ना, वो दुनिया के सबसे बड़े बेड़ों में से एक था, जिसको नाम कहते थे 7वां बेड़ा, 7th बेड़ा, ठीक है, या 7th फ्लीट, 7th फ्लीट ऑफ नेवी।
ठीक है, यहाँ पर ये लोग आ गए। अब यहाँ पर जब ये लोग आ गए तो इंदिरा गांधी जो अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला यार ये तो इनसे लड़ना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में इतनी तरक्की अभी करी नहीं है कि अमेरिका से लड़ ले। तब इंडिया ने एक दिमाग चलाया और यहाँ से एक फ़ोन गया सीधे मॉस्को, और उनको बोला कि साहब अमेरिका हमको खदेड़ने आ रहा है, हमारी मदद करो। और रशिया को मैंने आपको बताया था ना पहले कि रशिया ने ये बोला था कि जब भी हिंदुस्तान तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। याद है जब श्रीलंका में नेवल बेस दे रहे थे और रशिया संकट में था, तब भारत ने वहाँ लिट्टे का सारा कार्यक्रम करके अमेरिका को भगाया था। तब रशिया ने कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे। बस रशिया ने बोला कि अब हम तुम्हारा साथ देंगे। तो रशिया ने अपना भी एक 40वां बेड़ा, या इसको अपन क्या बोलेंगे, 40th फ्लीट, वो उतार दिया। अब जब वो उतार दिया तो ये जैसे ही अमेरिकन यहाँ पहुँचे, यहाँ पे रशिया इनका पहले से ही ब्लॉक बना के खड़े थे कि बेटा आओ एक बम चलाओ, तुम तो 7वां बेटा लाए हो, हम तो हनुमान चालीसा लाए, ऐसी चालीसा चलेंगे हनुमान जी का ऐसा गोटा पड़ेगा नवन्ना होते नज़र आओगे। तो अमेरिका वालों ने पाकिस्तान को बोला कि भैया हम इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है हमारी, हम तो हमारी वापस घुमा रहे हैं और हमारे घर जा रहे हैं वापस। तो जैसे ही इन्होंने मना किया और इधर से क्या हुआ कि इंडिया वालों ने जो अपना विक्रांत यहाँ अंडमान में छुपाया हुआ था उसको वापस निकाला और इनको ठोकना शुरू कर दिया, वापस से ठोकना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली। डिफीटेड बाय इंडिया। उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया ने इनके सामने एक शर्त रखी। सबसे पहले तो उसने क्या किया, इंडिया ने 93,000 जो उसके सोल्जर थे, किसके, पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद में इंडिया ने एक शर्त रखी कि तुम्हारे सैनिकों को हम जब ही छोड़ेंगे जब तुम शेख मुजीबुर रहमान को सम्मान से बांग्लादेश लेके आओगे और बांग्लादेश को मान्यता दोगे कि ये एक अलग से देश है। तो पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने बांग्लादेश को एक देश होने की मान्यता दी, और मुजीबुर रहमान सम्मान से बांग्लादेश आए और वहाँ के प्रधानमंत्री बने। पर अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बन गए, सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ साल तक, पर पाकिस्तानियों ने क्या किया था, यहाँ पर अपने आतंकवादी भेजे, और आतंकवादी भेजने के बाद में मुजीबुर रहमान उनकी फैमिली के सब लोगों को गोली से उड़वा दिया। पर केवल एक जना उनकी फैमिली का बच गया था। वो कौन था? वो था नहीं, दरअसल थी, जिनका नाम था शेख हसीना। शेख हसीना जो आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो उस समय लंदन में इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई कर रही थी, तो वो बच गई थी, बाकी सब मारे गए थे। और शेख हसीना जब लंदन से पढ़ाई करके लौटी तो वो यहाँ की प्रधानमंत्री बनी, और वो आज भी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आप ये देखिए कि भैया इंडिया ने एक बड़ा देश होने के नाते हमेशा उनकी मदद की है जो कि वाकई कहीं बुरी जगह फंसे हुए हों। और मैं फिर से सैम मानेकशॉ को, जो कि एक बहुत ही ब्रेव इंसान थे, भारत माता के असली पूत थे, उनको मैं सलाम करता हूँ।
और इसके अलावा मेजर चांदपुरी साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत सल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से हमारा देश जो है वो पाकिस्तान के आगे जीता। तो ये मेरी आज की क्लास थी, कैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में बना, बांग्लादेश के अंदर क्या होता है, झूठ वगैरह क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई एक नए मैप को लेकर के आपके आगे ब्रीफिंग दूंगा, उसका लेक्चर दूंगा। तो जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आपको मेरे वीडियो टाइमली नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।